नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 1 की बात करेंगे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। यानी भोजन और मानव स्वास्थ्य, ये दो टॉपिक हैं, इन्हीं की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। भोजन हम प्रतिदिन लेते हैं, क्या वो भोजन एक प्रकार से सही मात्रा में ले रहे हैं या वो संतुलित हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और मानव स्वास्थ्य, यानी मानव स्वास्थ्य जो है भोजन के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित होता है। पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी हम मानते हैं कि जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो अपनी जो भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को संचालित करने में बहुत अच्छा इसका योगदान होता है भोजन का। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज तथा स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और अन्य कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो इसलिए हम संतुलित भोजन का उपयोग करते हैं। यानी संतुलित भोजन में अनेक प्रकार के यहाँ से टेबल्स दे रखी है, इसमें बहुत सारे भोजन यहाँ पर जो है भोजन के रूप में हम सब्जियों को, फल फ्रूट को उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर अनुभवों के आधार पर ये तथ्य ठीक तरह से जान लिया गया है कि जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। संतुलित भोजन वो है जिसमें सभी आवश्यक पोषक उपलब्ध हो। यानी संतुलित भोजन जो है वो सभी प्रकार के इसमें पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। अगर उसमें पोषक पदार्थ नहीं है तो इसका मतलब है कि वह भोजन संतुलित नहीं है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, खनिज लवण और विटामिन्स। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हैं ये मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं, जिसको हम एक प्रकार मेजर पोषक तत्व कहते हैं। और जिसके अलावा खनिज लवण, विटामिन है, ये माइनर कहलाते हैं, यानी इसकी कम मात्रा शरीर को होती है। और अधिक मात्रा के रूप में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपयोग करते हैं। किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित होगा। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। यानी भोजन के अंदर किसी भी प्रकार से अगर कोई कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। यानी लंबे समय तक जो है उसकी तत्वों की कमी बनी रहती है या उसको हम नहीं ले पाते, इसलिए मनुष्य जो है प्रकार से बच्चे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। यानी छोटे अवस्था में जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषक की विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं होगा। अगर पोषक यानी जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन किसी प्रकार से कोई तत्व की कमी है, यानी तत्वों की कमी हो जाती है, और तत्वों की कमी होने पर वो तत्व एक प्रकार से जो है शरीर उसका वो कार्य नहीं कर पाता है। जैसे हम बात करते हैं विटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो उससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो वह रोग जो हैं जिस भोजन की कमी में जिसकी तत्वों की कमी हुई, वो तत्वों की कमी होने पर वो कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए भोजन जो है मानव स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ही उपयोगी भोजन है। वो किस प्रकार से मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और संतुलित भोजन किसे कहते हैं और असंतुलित भोजन क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है प्रमुख विटामिन उनकी कमी से होने वाले रोग यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं विटामिन ए, तो विटामिन ए क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसे कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसे क्या कार्य करता है। तो विटामिन ए जो है गाजर, दूध, मक्खन, अंडा आदि से कमी से
ये प्रकार से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है। यानी जो है इससे कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग हो जाता है। रोग के लक्षण क्या होता है, प्रकार से इसमें रात में किसमें प्रकाश में दिखाई नहीं देता, इसमें जो है विटामिन ए की कमी होने पर रात्रि में दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो व्यक्ति जो है उसको वस्तु को या फिर किसी जो है सामने वाली वस्तु को स्पष्ट देख नहीं के कारण उसके जो है कई घटनाएं घटित हो जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर है विटामिन B1। जो विटामिन B1 है इसका रासायनिक नाम थायमीन है। अब ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज, सोयाबीन, फलियाँ, मांस, अंडा आदि की कमी से एक प्रकार से इसको प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उस रोग को यहाँ पर रतौंधी रोग कहा जाता है। तो इस विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से जो रोग है वो है रतौंधी रोग होता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, हृदय की धड़कन कम, पेशियों तंत्रिकाओं में कमजोरी हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर विटामिन B2 दे रखा है राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है। यानी यहाँ पर जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर थायमीन है। जो राइबोफ्लेविन है ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसको प्राप्त करते हैं पनीर से, दूध, ईस्ट, हरी पत्तियाँ, मक्खन, अंडा आदि से इसको प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो इसकी कमी से एक प्रकार से जो रोग हैं वो हैं राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। राइबोफ्लेविनोसिस में जो है कई लक्षण इसमें नज़र आते हैं। तो इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, मुख के किनारे एवं होठ के त्वचा का फटना, स्मृति में कमी होना, ये इसकी कमी के लक्षण होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करते हैं विटामिन B3 को। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। विटामिन C है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन B3 क्या है, इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको जो स्रोत के रूप में मूंगफली, दूध, गन्ना, टमाटर, जिगर, अंडा आदि एक प्रकार इसको प्राप्त करते हैं, मांस से इसको प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसको क्या कहते हैं, प्लेगरा कहते हैं। यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेगरा नामक रोग होता है। इसके जो लक्षण हैं उसमें क्या होगा, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार विटामिन C है, एस्कॉर्बिक अम्ल हैं। ये एस्कॉर्बिक अम्ल जो हैं ये भी विटामिन C इसको जो खट्टे पदार्थ उसको प्राप्त कर सकते हैं। खट्टे फल, सब्जियां, आलू, टमाटर आदि से जो हैं विटामिन C प्राप्त होता है। और अभी आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से विटामिन C डॉक्टरों के द्वारा सुझाया गया है कि नहीं, डॉक्टर ने एडवाइस दी गई है कि विटामिन C जो व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन करता है, छाछ, दही, लस्सी के रूप में, खट्टे पदार्थों के रूप में, फल सब्जियों के रूप में करता है, तो उसको इस महामारी से वो बच सकता है। तो इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना महामारी से बचने के लिए भी विटामिन C बहुत अति आवश्यकता होती है। इसकी कमी से जो है रोग होता है कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। ये स्कर्वी रोग जो है ये क्या कार्य करता है, अपनी त्वचा को जो है वो सही बनाए रखता है, चमकदार बनाए रखने का कार्य करता है। रोग के लक्षण, मसूड़े से खून आना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, इस कमी यानी इसकी कमी के लक्षण होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ दे रखा है विटामिन D। तो विटामिन D जो क्या है, इसे कैल्सीफेरोल कहते हैं। यानी विटामिन D जो है ये हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व होता है और इसकी कमी होने पर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन D को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण, तो ये जो है इसको विटामिन D को प्राप्त कर सकते हैं। कमी से होने वाला जो रोग है उसे रिकेट्स रोग कहते हैं। रोग के लक्षण क्या होते हैं, पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, घुटने पास आ जाते हैं। ये विटामिन D के बारे में यहाँ पर इसकी चर्चा करी थी कि विटामिन D जो है यानी कौन कौन से ये भोजन तत्वों को यहाँ पर जो है
हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ से ये विटामिन संबंधित कुछ कुपोषण के बारे में चर्चा करी थी। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं किसकी, प्रोटीन कुपोषण। यानी जो प्रोटीन कुपोषण होते हैं, यानी भोजन में एक प्रकार से किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी होने पर जो उत्पन्न होने वाला जो रोग है उसे प्रोटीन कुपोषण के नाम से हम कह सकते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों की यौगिक होती हैं, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या मोनोमर्स कहते हैं। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते और कुपोषण का शिकार हो जाता है। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक हैं। ये जो प्रोटीन है बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी होने से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोटीन की कमी से कवासी-कोर रोग हो जाता है, बच्चों का पेट फूल जाता है, उससे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो यहाँ पर जो है प्रोटीन की कमी से किस प्रकार से रोग होते हैं, तो कवासी के जो रोग हैं वह इसकी कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर जो रोग का नाम क्या है, कवासी-कोर रोग होता है। बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क, काले, धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से जो है इन बच्चों में यहाँ पर प्रोटीन की कमी से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। आँखें कांतहीन एवं अंदर दस जाती हैं। इस स्थिति में मेरेस्मस रोग हो जाता है। तो एक रोग तो कौन सा था इसमें, कवासी-कोर रोग, और दूसरा रोग इसमें कमी से कौन सा है, मेरेस्मस रोग है। तो दो प्रकार के जो है प्रोटीन से की कमी से होने वाले रोग यहाँ पर दे रखे हैं। उसी प्रकार से हम आगे इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि ये प्रोटीन से संबंधित जो रोग हैं वो कौन कौन से थे और किस प्रकार से ये जो हैं रोग। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन कुपोषण के बाद में खनिज कुपोषण, यानी खनिज कुपोषण जो है खनिज तत्वों की कमी होने पर जो रोग उत्पन्न होगा उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इसकी कमी से शरीर में कई प्रकार से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। तो ये खनिज कुपोषण का यहाँ पर प्रभाव होता है। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रमुख खनिज तत्व स्रोत एवं कार्य, तो यहाँ पर प्रमुख खनिज तत्व के रूप में सोडियम है। सोडियम को हम जो नमक के रूप में इसका उपयोग लेते हैं। स्रोत यानी कहाँ इसको प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य नमक से कहते हैं, मछली है, मांस, अंडा, दूध से एक प्रकार से सोडियम प्राप्त करते हैं। प्रमुख कार्य मांसपेशी संकुचन, तंत्रिके आवेश संचरण का जो है ये कार्य करती हैं, यानी शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना भी जो है खनिज तत्वों के रूप में ये कार्य करता है। प्रमुख खनिज तत्व स्रोत एवं कार्य क्या क्या होते हैं, से पोटेशियम इसमें दे रखा है। लगभग सभी खाद्य पदार्थों में ये प्राप्त करते हैं और पोटेशियम को यहाँ पर जो है के यानी रासायनिक समीकरण के रूप में या रासायनिक प्रतीक के रूप में इसको के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। के का मतलब केली यहाँ पर दे रखा है। प्रमुख कार्य जो है मांसपेशी संकुचन, तंत्रिके आवेश संचरण कार्य करते हैं। शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन बनाना, विभिन्न जो यहाँ पर कोशिकाएं होती हैं उन क्रियाओं का संचालन करने में यहाँ पोटेशियम कार्य करता है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करता है। इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, दूध, अंडे, हरी सब्जियाँ, इससे कैल्शियम को प्राप्त करते हैं। प्रमुख कार्य इसका विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है।
जो अगला पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। तो फास्फोरस भी जो हैं ये दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत और वृक्क से इसको प्राप्त करते हैं। प्रमुख कार्य कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो तत्व हैं वो है लोह तत्व। तो इसकी कमी होने पर शरीर में जो है रक्त की कमी हो जाती है। प्राप्त कहाँ से करते हैं? दूध से, अंडे, सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत, मांस, दही से वृक्ष से प्राप्त करते हैं। प्रमुख कार्य रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और ऊतक का निर्माण करता है, ऑक्सीकरण का ये कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो है ये लोह तत्व कार्य करता है। फिर हम बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन भी जो है ये हम इसको प्रतिदिन अपने भोजन में इसको लेते हैं। नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्ते वाली सब्जियां, लवण, जले मछली, जामुन, काला नमक। प्रमुख कार्य थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में ये कार्य करता है। अन्य हम यहाँ पर बात करते हैं कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमजोर, भंगुर प्रकृति को जाते हैं। भंगुर का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे काज होता है उस पर प्रहार करते तो वो अनेक टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसको भंगुर कहा जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाते हैं तथा गलगंड यानी घेंगा रोग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, इसको गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ तत्वों के बारे में बताया था कि किस प्रकार से। आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर पानी जो है गुण क्या होते हैं, उसके पानी के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो पानी के गुण एवं दूषित पानी के दुष्प्रभाव, इन दो यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, यानी पानी के अच्छे गुण क्या हैं, तो पानी के दुष्प्रभाव क्या हैं, इन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। हम इतने कम उपलब्ध जल के स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारे सामने जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा। हमारे उपयोग का लगभग सारा जल नदियों, झीलों या भूमितल स्रोतों से आता है। हम जल के उपयोग के साथ उसे दूषित भी करते हैं और सुना जाता है और सुनते भी हैं हम, जल ही जीवन है, जल के बिना किसी प्रकार कोई कार्य संभव नहीं। हम प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं वो जल के बिना संभव नहीं हो पाते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, नहाने का काम, भोजन का कार्य, कपड़े धोने का कार्य, कृषि का कार्य, उद्योगों में भी इसका कार्य करते हैं, यानी जल के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है। यदि कहूँ कि जल ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं है। जल का उपयोग पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन व कपड़े धोने, कृषि उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज़ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी जो जल है हमारे को तीन रूप में मिलता है। इसको यहाँ पर तीन रूप, इसके ठोस रूप में इसको बर्फ के रूप में प्राप्त करते हैं, तरल रूप में इसको जल के रूप में, और गैस के रूप में इसको जलवाष्प के रूप में प्रकृति से हम इसको प्राप्त करते हैं। पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए, यानी पीने योग्य जल में क्या क्या गुण होने चाहिए उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कोई गिलास में पानी लेते हैं उसको देखते हैं कि इसमें कोई तो कचरा नहीं है, किसी प्रकार दूषित तो नहीं, तो हम उस जल को उपयोग में नहीं लेते हैं। जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। हम जिस जल को उपयोग में ले रहे हैं तो एक प्रकार से हो सकता है वो अपने शरीर के लिए हानिकारक हो। जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच जो यहाँ पर है अम्लता और क्षारता को दर्शाता है, यानी यहाँ पर जो पीएच जल के हैं वो 7 होनी चाहिए। 7 से अगर कम है या ज़्यादा है तो वो अम्ल और क्षार को दर्शाता है। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो, यानी पर्याप्त मात्रा में अगर जल के अंदर ऑक्सीजन है तो वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। जल के शरीर में क्या क्या कार्य होते हैं? जल शरीर में निम्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। समस्त उपापचय क्रियाओं में जल जो है मुख्य पदार्थ के रूप में भाग लेता है।
शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जैसे पसीने के रूप में जो है ये बाहर निकलता है, तो ये जो है ये हमारे को अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर करने का भी कार्य करता है। शरीर में रेशों यानी फाइबर की पर्याप्त मात्रा बनाए रखता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये जल जो है हमारे शरीर के लिए कार्य करता है। हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। शरीर के समस्त उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती हैं, इसलिए डॉक्टर मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं कि एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो जैसे मतलब हम बात करते हैं जो कठोर परिश्रम करते हैं, जैसे मजदूर वर्ग हैं, वो अधिक परिश्रम करते हैं, इसलिए उसको जल की अधिक आवश्यकता होती है। फिर भी अगर हमारे को सही और स्वस्थ रहना है तो जल का अधिक उपयोग करना चाहिए। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय सही तरीके से काम करता है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं पर्याप्त पानी पीने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। शरीर में चुस्ती और भोजन ऊर्जा बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता है। हम बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते। पानी की अति आवश्यकता होती है। शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकालते हैं और इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर में रेशों यानी फाइबर की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, इससे शरीर रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो देखते हैं कि कार्य किस प्रकार से है। शरीर की किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। यानी अगर आप जल का उपयोग लेते हैं तो इससे हमारे को जो है किसी प्रकार की एलर्जी होने की यहाँ पर आशंका भी नहीं रहती है, कम हो जाती है। पथरी होने का खतरा टला रहता है। यानी अगर आप जल का उपयोग अधिक करते हैं तो ये उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निष्कासित हो जाते हैं। सर्दी जुकाम, फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां भी नहीं होती हैं जल के अधिक सेवन करने से। हम चर्चा करते हैं ये जल के उपयोग के बारे में बात कर रहे थे। अब दूषित जल के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो दूषित जल के निम्न दुष्प्रभाव होते हैं। दूषित जल में जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जिनसे हैजा, पेचिस और जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। दूषित जल से वायरस संक्रमण भी हो सकता है, इससे हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। दूषित जल से एक समय में बाला रोग या नारू रोग राजस्थान में गंभीर समस्या थी। ये रोग एक कृमि होता है, उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। यानी यहाँ पर जो है ये रोग उत्पन्न होता है कि जो है यहाँ पर नारू रोग या बाला रोग जो है इसके कृमि का नाम क्या है, तो उसका कृमि का नाम क्या है यहाँ पर, उस कृमि का नाम है यहाँ ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये रोग यानी ये क्वेश्चन भी पूछा बोर्ड के अंदर 1 नंबर में पूछा जाता है कि नारू रोग जो है वो किस कृमि के द्वारा होता है, तो उस कृमि का नाम क्या है यहाँ पर ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस ये है। आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर जो है दूषित जल के दुष्प्रभाव से बचने के क्या क्या तरीके हैं। जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर या ठंडा कर पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना एवं कपड़े धोना मना हो एवं समय समय पर इसकी सफाई होनी चाहिए। और ये जो है जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की बनती है, प्रत्येक व्यक्ति की बनती हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है तो नदियों, तालाबों और जो है वो उसको गंदा नहीं कर सकते। और जो है इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की भी होती है कि समय समय पर वो जो है इस पानी का एक प्रकार से जो है समय समय पर उसकी जांच करना चाहिए, पानी गंदा है या उसमें कोई रोग है या फिर जो है कोई तो उसमें मतलब जो है जल के अंदर अन्य प्रकार के रासायनिक तो नहीं मिले हुए हैं। इन सभी की जांच समय समय पर होनी चाहिए। और इसलिए सरकार के माध्यम से बताया गया है स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है।